मैंने पिछले साल पार्ट टाइम काम किया था ज़ोमैटो फूड डिलीवरी कंपनी के लिए। मेरे पास एक और नौकरी भी थी, एक कपड़े की दुकान में। लेकिन कुछ दिनों में सचमुच डिलीवरीज करके ज़्यादा पैसा कमा लेता था, क्योंकि स्पेसिफिक दिनों में लोग ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करते थे। इसलिए उस दिनों में रात भर बाहर घूमता रहता था। लगभग 6 महीने तक ऐसा करने के बाद मुझे इसकी बहुत आदत हो गई थी और ये काम मेरे लिए अब बहुत आसान हो गया था। इसके साथ ही मेरे शहर में ट्रैफिक बहुत कम होता है ज़्यादातर समय। वो भी एक आम रात थी जहाँ मैं डिलीवरीज कर रहा था और मैंने अभी एक बड़ा ऑर्डर एक फैंसी रेस्टोरेंट से पिकअप किया था और अब कस्टमर के घर की तरफ जा रहा था। बड़े महंगे ऑर्डर्स हमेशा अच्छे होते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर ज़्यादा पैसे देते हैं और दूसरे डिलीवरी से किसी एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए ये जैसे एक बोनस की तरह लगता था। मैंने वो जगह एंटर की जहाँ बड़े बड़े घर थे, जो फैंसी रेस्टोरेंट के ऑर्डर की साइज़ को देखते हुए सही था। ये एक जंगल का एरिया था जहाँ घरों की अधिकतर जगह पेड़ों के पीछे छुपी हुई थी। कस्टमर का घर इतना दूर नहीं था, वो सिर्फ कुछ मिनट दूर था। आमतौर पर मैं सड़क के किनारे पार्किंग करता था और फ्रंट डोर तक पैदल जाता था, लेकिन इन तरह के ड्राइवेज के साथ मुझे ऑब्वियस तौर पर घर के पास पहुंचने के लिए अंदर एंटर होना पड़ता था, क्योंकि वो इतने दूर थे। लेकिन जैसे ही मैंने ड्राइवे में घूमना शुरू किया, मैंने अपना ब्रेक तेज़ी से दबाया। ड्राइवे के दोनों तरफ खंबे थे जिसमें चेन लगी हुई थी, जिससे एंट्रेंस ब्लॉक हो गई थी। मैंने ऐसी चीज़ें पहले भी देखी थी, लेकिन मैंने कभी चेन को पहले जुड़े हुए नहीं देखा था। शायद उन्होंने बस उसे खोलना भूल गए थे। इसलिए मैं अपने कार से बाहर निकलकर और सीधे रास्ते से राइट साइड के खंबे की तरफ चला गया। मैंने तुरंत नोटिस किया कि उस पर एक लॉक था, जिसके लिए एक चाबी की ज़रूरत थी। इसलिए मैं उसे बस ऐसे ही नहीं हटा सकता था। मैं वहीं खड़े होकर परेशान हो गया और ड्राइवे की तरफ देखा, लेकिन मैं वहाँ से घर तक भी नहीं देख पा रहा था। इसलिए मैं अपने कार तक लौट गया और अपना फ़ोन निकालकर कस्टमर को कॉल किया। एक आदमी ने पहली रिंग के बाद फ़ोन उठाया और मैंने बताया कि मैं ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय हूँ और चेन ड्राइवे के एंट्रेंस को ब्लॉक कर रही है। उसने कहा कि अभी उसको आसानी से अनलॉक करने का तरीका नहीं पता, लेकिन घर बहुत दूर नहीं है, इसलिए मुझे बहुत दूर तक चलने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं अच्छा बनने का ढोंग करके ठीक है बोलकर फ़ोन काट दिया। टिपिकल अमीर लोग, मैंने अपने मन में ऐसा कहा और पैसेंजर सीट से बड़े बैग में रखे खाने को लेकर अपने कार को लॉक किया और फिर चेन के आसपास से होकर अंदर चला गया। लगभग 1 मिनट तक चलने के बाद मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। बहुत अंधेरा था और उनके ड्राइवे के किनारे कोई भी लाइट्स नहीं थी। अभी तक मैं घर को देख नहीं पा रहा था, जिसे मैं अजीब समझा, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे लंबा चलने की ज़रूरत नहीं होगी। तब मुझे पेड़ों के तरफ से आने वाले कुछ कदम सुनाई दिए। मैंने रुककर उनकी तरफ देखा। जब वो और पास आते गए, मुझे एक व्यक्ति का धुंधला सा रूप नज़र आने लगा, जिसने अपने हाथ ऊपर उठाए जैसे हेलो कहने के लिए। कौन हो तुम? मैंने पूछा, अपनी काँपती आवाज़ छुपाने की कोशिश करते हुए। आदमी ने मुझे ड्राइवे पर जॉइन किया और बताया कि वही है जिसके साथ मैंने अभी फ़ोन पर बात की थी। मैं अभी भी चिंता में था और पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बताया कि ड्राइवे आगे तेज़ मोड़ लेती है और असल में ये पेड़ों से गुजरना शॉर्टकट है। इसलिए वो मुझे बीच में मिलने के लिए आ गए, क्योंकि मेरे लिए ये लंबा सफ़र था। मुझे ये पूरा सिचुएशन बहुत अजीब लगा और उसने फ़ोन पर कहा था कि ये छोटा सा सफ़र है, लेकिन अब वो मान रहा था कि ये एक लंबा सफ़र है। ये सब समझ में नहीं आ रहा था। आदमी मुझसे कुछ फीट दूर खड़ा था और अपना हाथ बैग के लिए बाहर निकाला। मैंने हिचकिचाकर उसके तरफ कदम बढ़ाया और उसे खाना दे दिया। वो मुझे शुक्रिया बोला और पलट कर वापस अपने आए रास्ते की तरफ मुड़ गया, लेकिन फिर रुक गया और मुझे फिर से देखने लगा। मैंने तुम्हारा डिलीवरी टिप लेकर आना भूल गया, उसने कहा, मुझे आंखों में देखकर। उसके कुछ बोलने का तरीका मुझे बहुत अनकंफर्टेबल कर रहा था। इसलिए मैंने कहा, फिक्र मत करो, और अंधेरी ड्राइववे से अपने कार की तरफ चलना शुरू कर दिया।
वहाँ से यहाँ बस छोटा सा रास्ता था। अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो टिप देने के बाद मैं तुम्हें अपने कार तक ले जा सकता हूँ, उसने कहा। मैं कुछ नहीं बोला और अंधेरे ड्राइववे पर तेज चलने लगा। कुछ सेकंड्स बाद मैंने सुना कि पत्ते चमक रहे हैं। जब वो आदमी फिर से पेड़ों में चला गया, मैं बस खुश था कि वो मेरे पीछे आने की कोशिश नहीं की। जब मैं अपने कार तक पहुंचा, मैंने जल्दी से कार चलाई और रात के डिलीवरीज को ख़त्म कर दिया। जब मैं घर पहुंचा, मैंने इसकी जानकारी पुलिस को दी, बस ऐसे ही सुरक्षा के लिए। और एक ऑपरेटर ने कहा कि वो एक ऑफिसर को भेज देंगे घर के मालिकों से बात करने के लिए। ये पूरी घटना को याद करके मुझे अभी भी गूज़बम्प आते हैं, खासकर क्योंकि मुझे कुछ घंटे बाद एक ऑफिसर का फ़ोन आया जिसमें उसने बताया कि उसने घर में रहने वाले लोगों से बात की, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि उन्होंने कोई डिलीवरी का ऑर्डर दिया ही नहीं था। मुझे पता नहीं कि घर वाले झूठ बोल रहे हैं या नहीं, लेकिन चाहे वो सच हो या ना हो, ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग अनुभव था और मुझे रात में डिलीवरीज करने पर बहुत ज़्यादा सावधान बना दिया था। ये एक आम रात थी जब मैं अपने शहर में पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहा था और शायद मेरी 8वीं या 9वीं डिलीवरी चल रही थी। अक्सर मैं सिर्फ गाना सुनता हूँ और घरों और रेस्टोरेंट के बीच गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा खोया खोया रहता हूँ, क्योंकि समय के साथ ये बहुत बोरिंग हो सकता है। लेकिन अंधेरे भरे सुनसान सड़कों पर चलते वक्त मैंने अपने डैशबोर्ड पर कुछ वार्निंग लाइट्स चमकती हुई देखी। ये थोड़ा चिंताजनक था, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए मैं आगे बढ़ा। मेरी गाड़ी काफ़ी पुरानी थी और बहुत सारे माइलेज पर चल चुकी थी, लेकिन ज़्यादातर समय के लिए वो ठीक ही रहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि शायद ये सिर्फ एक गलत अलार्म हो या कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब मैं सड़क पर आगे बढ़ता गया और वार्निंग लाइट्स बढ़ते गई, अब चेक इंजन लाइट चमकी और अंत में मेरी गाड़ी रुक गई। मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई हो, इसलिए सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। सबसे पहले मैंने फिर से इग्निशन ट्राई किया, बस देखने के लिए कि गाड़ी फिर से स्टार्ट हो जाती है या नहीं, लेकिन बिल्कुल मरी हुई थी। मैंने इधर उधर देखा और देखा कि मैं कस्टमर के घर से बहुत दूर हूँ। मैं यहाँ की जगह जानता था क्योंकि मैंने इस सड़क पर बहुत बार गाड़ी चला चुकी है। लेकिन इस समय एक खुला गैस स्टेशन था जो कि करीब आधा किलोमीटर दूर था, इसलिए मैंने कस्टमर को फ़ोन किया और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताया। और फिर मैंने अपने होटल पे फ़ोन किया और उन्हें भी बताया। मेरे मैनेजर ने बेसिकली कहा कि पिज़्ज़ा डिलीवरी के बारे में चिंता ना करे और बस अपनी गाड़ी की स्थिति को समझे और फिर रात के लिए घर चले जाए। ये बात सुन के मुझे थोड़ा आराम मिला कि मुझे अब काम की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे अभी भी सही तरीके से समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया जो करीब 40 मिनट दूर रहता था, लेकिन वो ही आदमी था जिसे मैं इस समय जानता था। उसने फ़ोन उठाया और तुरंत मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उसे अपनी स्थिति के बारे में बताया और उसने एक बड़ी सांस ली और फिर कहा कि वो मुझे लेने आ सकता है और मुझे घर तक भी छोड़ देगा। मैंने उसे साफ साफ बताया कि मैं कहाँ था और उसका धन्यवाद किया और फिर अपनी गाड़ी में आराम से बैठ गया, खुश होके कि मुझे मदद का मौका मिल गया, वो भी इतनी जल्दी। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैंने पिज़्ज़े का डब्बा खोला और कुछ स्लाइसेस खाए। सोच रहा था कि अगर नहीं खाऊंगा तो ये सब वेस्ट हो जाएगा। गाड़ी में असल में बहुत अंधेरा था क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट को चालू रखा और उसे सेंटर कंसोल पर रखा ताकि मुझे थोड़ा सा और दिखाई दे सके। लेकिन लगभग 15 मिनट के इंतज़ार के बाद मैंने देखा कि एक आदमी मेरी कार के पास आ रहा है रोड से। मेरी स्थिति में मैं काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने फ़ोन की रोशनी बंद कर दी और उम्मीद किया कि जब वो मेरे पास से गुज़रे तो वो ये भी ना नोटिस करे कि मैं यहाँ कार में हूँ। लेकिन जब वो कुछ फुट दूर तक पहुँच गया तब वो रुक गया और मेरी कार को जांचने की तरह देखने लगा या कुछ ऐसा ही। फिर वो आदमी मेरी खिड़की के पास आया और मुझे उसे खिड़की नीचे करने के लिए कह रहा था। बिल्कुल सही तरह से मुझे वो दरवाज़ा नीचे नहीं करना था, इसलिए मैंने उसे बुलंद आवाज़ में कहा कि मैं नहीं कर सकता। उसे बुरा लगा और मुझसे लिफ्ट मांगने के लिए पूछा। गैस स्टेशन के पास तो रोड पर
ये वही वक्त था जब मुझे इस आदमी के बारे में कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी गाड़ी टूट चुकी है, तो मुझे ये पता था कि वो कुछ ना कुछ साजिश में है। मैंने किसी तरह का जवाब नहीं दिया और बस वहाँ बिना कुछ किए उस आदमी को देख रहा था, उम्मीद करते हुए कि वो चला जाए। उसने मदद मांगना जारी रखा और वो हर बार और ज़्यादा ज़ोर से लिफ्ट मांग रहा था। फिर एक लम्हे के लिए वो चुप हो गया। फिर वो डोर हैंडल पकड़कर उसे हिलाने लगा, जिसके कारण पूरी गाड़ी हिलने लगी। जब वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, मैं परेशान हो गया और समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए मैं आसपास देखने लगा कि खुद को बचाने के लिए कुछ मिल जाए, लेकिन मुझे सिर्फ अपने ग्लव बॉक्स में एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर मिला। इस वक्त वह आदमी छोटे से चाकू से खिड़की को छेड़ने लगा, जैसे उसे तोड़कर अंदर आना चाहता हो। उसने खिड़की पर कुछ बड़े स्क्रैचेस कर दिए, फिर ऊपर की तरफ अपना छुरा घुसाकर उसको नीचे ढकेलने की कोशिश करने लगा। मैं उसे चिल्ला रहा था और मदद के लिए चीख रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मेरी कोशिश कोई नहीं सुन पाएगा, क्योंकि दूर तक कोई भी नहीं था। वो 1 मिनट से भी ज़्यादा समय तक ऐसे ही करते रहा। उसकी आंखों में पूरी तरह से गुस्सा भरा था। जब वो अंदर आने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर वो रुक गया। वो वहाँ थोड़ी देर तक खड़ा रहा, चुपचाप और गहरी सांस लेते हुए। फिर वो अपना चेहरा खिड़की पर दबाया और मुझे गुस्से और नफरत से देखकर अपना हाथ दरवाजे पर मारा। फिर आखिरी बार भागते हुए वो वापस अंधेरे में भाग गया। जब मेरा भाई आया, मैंने उसे मेरी गाड़ी के दरवाजे पर हुए स्क्रैचेस और डेंट दिखाए और हम जल्दी से घर पहुंच गए। रास्ते में पुलिस को फ़ोन कर दिया। मैंने अपने जीवन में कभी भी इतना खतरा महसूस नहीं किया था जितना कि मैंने उस रात पर महसूस किया था। लेकिन उस दिन से अब तक मेरे दिमाग में एक चीज़ घूम रही है। वो आदमी के आंखों में जो देखा, जैसे कि मैं कुछ इंच दूर नहीं था, एक दरिंदा मुझ पर एक जालिम और भयानक हमला करने के लिए तरस रहा था। कॉलेज के समय में एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करता था, जो रात को देर तक खुला होता था, ज़्यादातर रात को 1 बजे तक। ज़्यादातर ग्राहक या तो आकर ऑर्डर करते थे या फिर पिकअप के लिए फ़ोन करते थे, लेकिन कभी कभी कोई होम डिलीवरी मांग लेता था। मैं हमेशा डिलीवरी करने से खुश होता था, क्योंकि मुझे रेस्टोरेंट से बाहर जाने मिलता था और गाड़ी चलाने के दौरान पैसे भी मिलते थे और टिप का पैसा भी अच्छा होता था। हमारे पास 12 बजे के लिए एक छोटा सा डिलीवरी ऑर्डर आया, इसलिए ये मेरी रात की आखिरी डिलीवरी थी। फिर मुझे छुट्टी मिल जाएगी। मैं कार में बैठा और रोड पर निकल गया। जीपीएस ने बताया कि ये 15 मिनट दूर है, लेकिन हमारा रेस्टोरेंट एक हाईवे के पास था, इसलिए लगभग हर डिलीवरी के लिए मैं कुछ मिनट तक हाईवे पर होता था, फिर एक एग्जिट लेकर मेन एरिया में प्रवेश करता था। मैं हाईवे पर दाखिल हुआ, रैंप पर गया और आमतौर पर रात को इतने देर तक कोई भी नहीं होता है। लेकिन जब मैं रैंप से नीचे आने लगा, मैंने अपने साइड मिरर में देखा कि एक कार मेरे तरफ से आ रही है। हेडलाइट से मुझे पता चल रहा था कि वो दूर है, लेकिन वो भी बहुत तेज़ चल रही थी। किसी भी तरह से मुझे हाईवे में मर्ज होना था, इसलिए मैं धीरे से घूम गया और एक्सट्रीम राइट लेन में रुक गया। वहाँ पीछे वाली कार मिडल लेन से फार राइट लेन में मर्ज हो गई और प्रैक्टिकली मेरे कार के पीछे आते समय ब्रेक मार दी। मैं सोच रहा था कि ये बंदा क्या पागल है, उसने बिल्कुल बिना वजह दोनों की जान को खतरे में डाल दिया। मैंने सोचा कि शायद उसने शराब पी रखी है या फिर वो कोई बेवकूफ़ है, मुझे डराने के लिए मजाक कर रहा हो। लेकिन कुछ मिनट बाद भी वो मुझे पीछे से फॉलो करने लगा। मुझे इस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी मजाक नहीं था। मेरी एग्ज़िट आ रही थी, इसलिए मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि वो मुझे छोड़ देगा जब मैं हाईवे से बाहर निकलूँगा तो। लेकिन बेशक वो बंदा मुझे फॉलो कर रहा था। वो घर जहाँ मुझे डिलीवरी करनी थी, वो एक बड़ा एरिया था जो हाईवे के पास था, इसलिए मैं उसमें घुस गया और वो एरिया की सड़कों पर चलना शुरू किया। जब हम और गहरे एरिया में गए, पीछे वाले बंदे ने अपनी हेडलाइट्स को पूरी तरह बंद कर दिया। तभी मुझे सच में घबराहट होने लगी। पहले भी मैंने कुछ बेवकूफ़ ड्राइवर्स को परेशान करते हुए देखा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो रहा था।
और मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया था। शुक्र है कि घर बस थोड़ी दूर था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनके पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करूँगा और जल्दी से घर वाले को दरवाज़ा खोलने के लिए बोलूँगा ताकि मैं अकेला ना रहूँ। मैंने अपनी कार उनके ड्राइववे के सही तरफ पार्क की, लेकिन तुरंत मुझे समझ में आया कि ये एक बुरा विचार था, क्योंकि कार लेफ़्ट तरफ मेरी कार के साथ ही ड्राइववे में खड़ी हो गई, जिसने मुझे फॉलो किया था। मैं कार से बाहर भी नहीं निकला था, तभी एक आदमी वो कार से निकलकर अपने ड्राइवर डोर को बहुत तेज़ी से खोला और मुझसे गुस्से में चिल्लाने और हाथ हिलाने लगा। मेरी विंडो की तरफ बढ़ने लगा। वो बंदा पूरा ही पागल लग रहा था और उसके शब्द भी बहुत गंदे थे। बिल्कुल सेंस नहीं बन रहा था। मैं थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन फिर उसने अपने पॉकेट से एक छोटा सा चाकू निकालकर मेरी विंडो पर उससे टकरा रहा था। मैं जल्दी से अपनी कार को रिवर्स में लगाकर पीछे हट गया। वो आदमी मेरी कार के पीछे खड़े होकर अपना चाकू हिलाते हुए मेरे पीछे दौड़ रहा और चिल्ला रहा था। मैं कुछ दूर तक चला गया, फिर किसी अनजान घर के पास रुक गया और वहाँ से वो घर में फ़ोन किया उन लोगों को जिन्हें मुझे डिलीवरी करनी थी। उन्होंने तुरंत फ़ोन उठाया और मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। शायद वो लोग अपने खिड़की से सब देख रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं ठीक हूँ और उनसे पूछा कि वह आदमी अभी भी वही है या नहीं। लेकिन शुक्र है कि वो चला गया था और मैं उनको उनका खाना पहुँचा सकता था। मैंने अपने कोवर्कर्स को सब बता दिया था जो मेरे वापस आने पर रेस्टोरेंट में मौजूद थे, लेकिन उनमें से कोई ने भी मेरा विश्वास नहीं किया। सच कहूँ तो उनका दोष नहीं है, क्योंकि ये सच में एक पागल सिचुएशन थी और इसका कोई मतलब नहीं था। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी क्या चाहता था, लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता था अगर मैं अपनी कार से बाहर निकल जाता।